हेलो एवरीवन। आज हम जून 2013 इकोनॉमिक्स का पेपर 3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले इकोनॉमिक्स का पेपर 2 मैंने डिस्कस किया था, तो जिसने भी नहीं देखा वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। नेट जीआरएफ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, हु इज़ वाइडली नोन एज द फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल। तो ऑस्ट्रियन स्कूल के फाउंडर किसे कहा जाता है? तो जेमन्स, वॉलरस, विक्सेल या कार्ल मेंजर। तो ये कार्ल मेंजर जो हैं, ये इनको ऑस्ट्रियन स्कूल का फाउंडर कहा जाता है। ये एक जो ऑस्ट्रियन स्कूल है, इसको फॉर्म किया गया था एक ग्रुप जो थे अराउंड द लीडरशिप ऑफ द कार्ल मेंजर, और वो भी किस यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। और इनके ग्रुप में जो फाउंडर थे ऑस्ट्रियन स्कूल के, वो थे मेंगर। उसके बाद जेवन्स, ये सारे इनके ग्रुप्स के मेंबर थे। नेक्स्ट है हमारा, फॉर सब्सटीट्यूशन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो उसमें हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा हो जाता है? निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्वेशन वेज मीन्स। तो रिजर्वेशन वेज हम ऐसे वेज को बोलते हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति बहुत ही कम न्यूनतम मजदूरी पर भी कार्य करने के लिए वो विलिंगनेस होता है या इच्छुक होता है, उसको हम रिजर्वेशन वेज कहते हैं। तो फेयर वेज एट विच वर्कर आर विलिंग टू वर्क, क्या कोई फेयर वेज होता है? नहीं। मिनिमम वेज पे सब्सटेंसेस वेज एट विच इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क। सब्सटेंसेस वेज उसे बोलते हैं जिस पर व्यक्ति मतलब सिर्फ उसका जीवन निर्वाह हो सकता है, उस पर वो काम करता है। लेकिन मिनिमम वेज उसे बोलते हैं कि जीवन निर्वाह तो हो जाए लेकिन कम वेज हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो रिजर्वेशन वेज इज अ मिनिमम वेज एट विच अ इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ। किसी भी प्रोडक्शन का इकोनॉमिक रीजन कैसा होता है? तो अगर हम प्रोडक्शन का इकोनॉमिक रीजन बनाएं, ये हमारी, इसको हम बोलते हैं रिज लाइन। और ये रिज लाइन के अंदर ही क्या होता है? इफ़िशिएंट इकोनॉमिक प्रोडक्शन, यानी इसके अंदर ही प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या है? ये निगेटिवली स्लोप्ड है। ये ऐसे है, जो प्रोडक्शन है हमारा आइसोकॉन्ट वो ऐसे है। तो ये हमेशा कैसा होता है? निगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोकॉन्ट, यानी कि जो आइसोकॉन्ट है ये निगेटिवली स्लोप्ड है और इसी के पोर्शन पे क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसा होता है? द सब्सटीट्यूशन ऑफ चीपर इनपुट फॉर डियरर इनपुट। क्या हम चीपर इनपुट को डियरर इनपुट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं? तो ये नहीं है। हम महंगे चीज़ों को सस्ते में नहीं सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट क्या होता है कि जब हमारा जिस रेशियो से द रेट एट विच इनपुट आर सब्सटीट्यूटेड, तो इनपुट भी हम सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है, इलास्टिसिटी कोई भी चीज़ों का रेशियो बताती है, चेंज बताती है। तो चेंज हम देखेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं देखेंगे। तो अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनपुट आउटपुट टू अ चेंज इन इनपुट आउटपुट रेशियो। तो जहाँ भी चेंज की बात होती है वो भी इनपुट आउटपुट रेशियो में, उसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। डी हमारा क्या है? अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्राइस एंड द सब्सटीट्यूशन ऑफ द चीपर इनपुट। तो हम ये नहीं करते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन में। नेक्स्ट है हमारा, इन द गेम थ्योरी मॉडल स्ट्रैटेजी इंक्लूडेड। गेम थ्योरी मॉडल में स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो स्ट्रैटेजी में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो है द पोटेंशियल चॉइस ऑफ चेंज द प्राइस। क्या हम कीमत बदलने की संभाव्य विकल्प होती है स्ट्रैटेजी में इंक्लूड? तो यस, होती है। टू डेवलप न्यू और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, तो हम स्ट्रैटेजीज में ये न्यू और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी इंक्लूड करते हैं। इंट्रोड्यूस अ न्यू और डिफरेंट एडवर्टीजमेंट कैंपेन, तो ये भी हमारी स्ट्रैटेजी होती है और ये गेम थ्योरी मॉडल में इंक्लूड होता है। और टू बिल्ड अ एक्सेस कैपेसिटी, और ये भी एक स्ट्रैटेजी का ही पार्ट होता है। तो इस तरह से
गेम थ्योरी में जो स्ट्रेटजिक इंक्लूड है, ये सभी स्ट्रेटजी के तहत कोई भी प्रोडक्शन अपना कोई भी फर्म प्रोडक्ट करती है। तो हमारा ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पैरेटो ऑप्टिमम क्या इम्प्लाई करता है? तो पैरेटो ऑप्टिमम एक कंडीशन होती है जहाँ पे कोई भी सोशल इम्प्रूवमेंट जो भी रिसोर्सेज हो, अगर वो इस तरह से एलोकेट किए जाए कि किसी एक जो रिसोर्सेज है एलोकेट इस तरह से हो जाए कि विच देयर इज़ नो पैरेटो इम्प्रूवमेंट, उसी को हम पैरेटो ऑप्टिमम बोलते हैं। और पैरेटो, जहाँ भी पैरेटो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा वही पैरेटो ऑप्टिमम कहलाएगा। और पैरेटो इम्प्रूवमेंट उससे कहते हैं जब भी कोई एलोकेशन हो और कोई भी एक अगर बेटर ऑफ करना है तो हमें एक को वर्स ऑफ करना ही होगा, तो उसी को बोलते हैं नो पैरेटो इम्प्रूवमेंट। और जहाँ भी नो पैरेटो इम्प्रूवमेंट हो वही पैरेटो ऑप्टिमम इम्प्लाइज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन विच वन बिजनेस सेट आउटपुट बिफोर द अदर बिजनेस डू इट। अगर हम इसकी बात करें ओलिगोपोली में, ये सारे ओलिगोपोली के डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो इसमें ओलिगोपोली में वन बिजनेस सेट द आउटपुट बिफोर द अदर बिजनेस डू, यानी कि कोई एक बिजनेस इसके पहले ही कोई आउटपुट को सेट कर रहा है। तो जहाँ पे आउटपुट की बात करते हैं, जहाँ पे दोनों फॉर्म आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोड ओलिगोपोली मॉडल। बार्टनलेंड ओलिगोपोली मॉडल में आउटपुट नहीं जबकि प्राइस को डिसाइड किया जाता है, ये अंतर है इसका। और स्टैकलबर्ड क्या है? क्रोनोड का ही एडवांस थोड़ा सा वर्जन है स्टैकलबर्ड ओलिगोपोली। क्रोनोड को ही एक्सटेंड करके इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। और चैम्बरलिन में दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो स्टैकलबर्ग मॉडल है, इसमें एक बिजनेस अदर बिजनेस के पहले ही अपना आउटपुट सेट कर लेता है, तो ये अंतर होता है, जबकि क्रोनोड में दोनों साथ में करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब असर्शन एंड रीज़न हमें बताना है कि शंक कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजन। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि शंक कॉस्ट होता क्या है। तो शंक कॉस्ट ऐसे कॉस्ट को कहते हैं जो सिर्फ अकाउंटिंग सेंस में यूज़ होते हैं, यानी कि अकाउंटिंग इन द सेंस कि ऐसे कॉस्ट जिसको प्रोड्यूसर कभी रिकवर नहीं कर पाता है, या तो वो जैसे कि कोई भी रिसोर्स है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई इक्विपमेंट ही खरीद लिया तो इक्विपमेंट के कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाता है, उसी को हम श्रंक कॉस्ट कहते हैं। और ये किसी भी तरह से इकोनॉमिक डिसीजन के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। तो हमारा फर्स्ट करेक्ट है। और इसके साथ साथ जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट हो या कोई भी प्लेसेस हो, अगर कोई भी अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होते हैं और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऐसे रिसोर्सेज का ज़ीरो होता है, और इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो होता है इसका, इसीलिए शंक कॉस्ट इकोनॉमिक डिसीजन में रिलेवेंट नहीं होते हैं। तो हमारे रीज़न में दिया भी हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ ज़ीरो। तो हमारा ऑप्शन नंबर दोनों करेक्ट है एंड एक्सप्लेन भी करते हैं, इसीलिए ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड स्लोली बाय द फैक्टर ऑपरेटिंग ऑन अ सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। तो सिर्फ सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट की बात किसने की है, ये तो आपको पता ही होगा कि किसने किया है, वो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो सिर्फ सप्लाई साइड की बात करते हैं। डिमांड साइड आएगा तो वो कौन करता है, कीन्स करते हैं। द टर्म क्लासिकल, जो टर्म है क्लासिकल, उसको कार्ल मार्क्स ने दिया है ये क्लासिकल टर्म, तो हमारा कार्ल मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद क्या है, द प्रोडक्शन फंक्शन वॉज यूज टू डिराइव द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन को यूज़ किया गया था एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को दिखाने के लिए, तो ये कीन्स ने किया था। तो जेम कीन्स। और लीनियर एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन, तो लीनियर और एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन का यूज़ किया था कीन्सियन इकोनॉमिस्ट ने। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इज कंसिस्टेड विद द क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सेक्शन सीरीज। ये क्यों ये जो हमारा हाइपोथेसिस है क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सेक्शन के ही अनुरूप होती है,
इसलिए होती है क्योंकि जो हायर इनकम हाउस होल्ड हैं, सेवर्स, जो बचत करता है हायर इनकम हाउस होल्ड के, वो सिंस देयर करेंट इनकम इंक्लूड पॉजिटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट, यानी कि जब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि उनका करेंट इनकम है वो पॉजिटिव ही होगा, वो कम नहीं होगा, तब जाके वो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का अपनाते हैं। बेसिकली अगर हम बहुत ही सरल लैंग्वेज में बोले कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में फ्रीडमैन ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कंजम्पशन को तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक वो उनको ये विश्वास ना हो जाए कि जो उनका परमानेंट इनकम है वो परमानेंट है, यानी कि वो कम नहीं होगा, तब तक वो अपने कंजम्पशन को नहीं बढ़ाते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कंसिस्टेड है क्रॉस सेक्शन और टाइम सेक्शन के, क्योंकि हायर इनकम हाउस होल्ड आर सेवर्स, जो हायर इनकम होती है जिस हाउस होल्ड की वो सेवर्स होते हैं, क्योंकि जो उनकी करेंट इनकम है वो पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव क्षणिक संगठन यानी कि ट्रांजिटरी इनकम में ये शामिल होती है उनकी करंट इनकम, इसीलिए वो सेवर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इनकम पॉजिटिव ही रहने वाली है, वो कम नहीं होगी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये निगेटिव यहाँ पे बोला है तो ये गलत है। लोअर इनकम और लोअर इनकम हाउस होल्ड सेवर्स नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये दोनों गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। नेट इन्वेस्टमेंट इज मोर स्टेबल दैन द ग्रॉस, क्या नेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टेबल है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के। व्हेन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम, जबकि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जो है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ये कांस्टेंट रह रहा है ओवर टाइम। अगर हम स्टेबल की हम बात करें तो हम इसको ऐसे बड़ा कह सकते हैं, या स्टेबल के लिए हम इसको ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ मोर स्टेबल। अगर हमें ट्रू की बात करें तो नेट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टेबल होगी ना नेट इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, और जब तभी ये हो सकता है जब उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट सेम हो। नहीं तो अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बदलती रहेगी तो ये दोनों में भी बदलाव आएगा, जिससे हम ये नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हमें ओवर टाइम कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तभी हम ये बता सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टेबल है या नेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हमें मिल गया कि यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल आउटपुट टाइम एक्सपेक्टेड तो ये गलत है, और नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर दैन दिस तो ये भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमें इसको मैच करना है। इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच दिया था बाउमल ने, तो बाउमल का इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच है। कीन्स के थ्योरी के बाद ही बाउमल और टोबिन ने अपने अपने थ्योरीज दिए थे उसी को एक्सटेंड करके। तो इन्वेंटरी अप्रोच या इन्वेंटरी बाउमल ने दिया है। कैश बैलेंस अप्रोच में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इंक्लूड होते हैं, तो कैश बैलेंस अप्रोच को हम बोलेंगे कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने दिया है। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच को दिया है कोहेन ने। एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी मनी अगर होता तो वो फ्रीडमैन ने दिया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लिखा है। तो अगर हम इस तरह से मैच करना चाहें तो फर्स्ट का थर्ड, यानी कि पहले हमारा थर्ड आएगा, फिर हमारा फोर्थ आएगा, उसके बाद सेकंड और लास्ट में वन। तो थर्ड फोर्थ सेकंड वन, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन है अकॉर्डिंग टू कीन्स इंडिविजुअल होल्ड आइदर कैश और बॉन्ड। तो कीन्स ने ये बताया ही है कि इंडिविजुअल या तो कैश रखेगा या तो बॉन्ड रखेगा, वो दोनों को एक साथ नहीं रख सकता है। इसी को गलत बताते हुए टोबिन ने अपने पोर्टफोलियो अप्रोच में बताया था कि ये सही नहीं है कि इंडिविजुअल सिर्फ एक ही चीज़ रख सकता है, वो दोनों चीज़ों को एक साथ भी रख सकता है। तो इस तरह से कीन्स का एकदम एक्सटेंडेड वर्जन टोबिन और बाद में बाउमल और टोबिन ने अलग अलग तरीके से दिया था, तो ये हमारा सही है। अब इसमें पूछ रहा है, इसका रीज़न दिया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी। ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कीन्स स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज डिपेंडेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो अनसर्टेन नहीं होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट या अगर लिक्विडिटी ट्रैप में
ट्रैप में फंस गया कोई भी इंसान तो अपने चीज़ों को सिर्फ कैश में रखेगा और लिक्विडिटी ट्रैप में नहीं फंसेगा तो वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन, ये रीज़न हमारा गलत है और ये असर्शन सही है। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट, तो वो सी में दिया है तो हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन। तो गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन का कंसेप्ट फेल्प ने दिया है। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो गोल्डन रूल में क्या करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है हमें ये बताना है। तो सेविंग पर पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट पर पर्सन आर मैक्सिमम, तो ये पहले ही हमें मिल गया कि ये इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये सही है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के इक्वल होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द सेविंग रेशियो, तो वो सेविंग रेशियो के भी इक्वल होती है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल इज इक्वल टू द सेविंग रेशियो, तो इसमें सेविंग रेशियो की बात और इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर पर्सन मैक्सिमम नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर सेविंग मैक्सिमम होगा पर पर्सन तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा तो वो सेविंग कैसे करेगा, तो इसलिए हमारा पहला ही गलत है और मतलब फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, फॉर अ पर्टिकुलर हाई वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड अ एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट एक्सप्लोसिव नॉन oscillatory cycle will occur in a model of a business cycle is propounded by। कौन सी ऐसे बिजनेस साइकिल है। अब देखिए ऑसिलेटरी, नॉन ऑसिलेटरी साइकिल, तो ये जब हम ऐसे वाला बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं इस तरह से, जब साइकिल हमारी चलती है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में, तो ये वाले जो साइकिल है इसको सैमुअल्सन ने दिया है। तो सैमुअल्सन की साइकिल जिसमें उन्होंने एक्सेलरेटरी कोएफिशिएंट, एक्सप्लोसिव, नॉन एक्सेलरेटरी साइकिल जिसके अलग अलग वैल्यू बताए हैं, किसी के 0.5 है, किसी के 0.6 हैं, तो इस तरह से माइनस में भी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से इन्होंने 5 तरह के बिजनेस साइकिल के अलग अलग पॉइंट बताए हैं, जिसको एक को बोलते हैं ऑसिलेटरी, एक को एक्सेलरेटर, एक को नॉन ऑसिलेटरी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है। बाकी हिग्स और कैल्डोर भी बिजनेस साइकिल दिया है, लेकिन ये अलग अलग इनके बिजनेस साइकिल के मॉडल हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। हमारा क्वेश्चन है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ISLM फ्रेमवर्क, हमें बताना है स्टेटमेंट कौन सा गलत है। अगर IS स्टीप है और लोअर द वैल्यू ऑफ किन्जियन मल्टीप्लायर है तो लोअर द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड होगा। अगर मान लीजिए कि IS हमारा स्टीप है तो किन्जियन वैल्यू मल्टीप्लायर क्या होगा, लोअर होगा, कम होगा, एंड इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से ये लोअर होगा मल्टीप्लायर। Crowding out is the effect when money demand is perfectly interest inelastic and investment is perfectly interest elastic। तो crowding out effect यही कहलाता है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाए और जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट के वो आउट हो जाए, उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ये भी सही है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट तभी हो सकता है कि जब इंटरेस्ट पूरी तरह से मनी डिमांड का जो इंटरेस्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए और इन्वेस्टमेंट जो परफेक्टली इलास्टिक हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इलास्टिक होगी तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस वजह से ये भी सही है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। द फिजिकल पॉलिसी इज़ अ लेस इफेक्टिव एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज़ मोस्ट इफेक्टिव, यानी कि फिजिकल पॉलिसी को यहाँ पे लेस इफेक्टिव बताना है और मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव बताना है। कंडीशन क्या है, द हायर द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड। अगर इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड ज़्यादा होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी तो कम उसको होना चाहिए इफेक्टिव, क्योंकि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी किसी भी चीज़ मॉनेटरी पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं है।
एंड लोअर द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें कि अगर ये लोअर है तो ये अपोजिट चीज़ें बात कर रहा है। अगर ये लोअर है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी कि IS की बात कर रहा है जो फिजिकल पॉलिसी को डील करती है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर हमारा लोअर है तो हमारा फिजिकल पॉलिसी हायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लीस्ट बोला है। और अगर जब हमारा इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड ज़्यादा है तो हमारा फिजिकल पॉलिसी लोअर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको हाई बताया है, तो इसीलिए हमारा ये फॉल्स है क्योंकि ये उल्टी बातें कर रहा है। द पिग्यूविन इफेक्ट रीस्टोर द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इवन अंडर द लिक्विडिटी ट्रैप। तो पिग्यूविन इफेक्ट क्या कहते हैं, कीन्स के एकदम अपोजिट बोलते हैं। कीन्स क्या कहते हैं कि ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में लोग अपने पास कैश को होल्ड करके रखेंगे, इसकी वजह से जो मार्केट में डिमांड जनरेट नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होंगी। लेकिन पीयू क्या कहते हैं कि इस टाइम इस सिचुएशन में भी हम इसकी इफ़ेक्ट से मॉनेटरी पॉलिसी लिक्विडिटी ट्रैप से हम वापस आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो लोगों के पास पैसे हैं वो हम ज़्यादा हैं उनको हम और लोगों में बांट दें जिसकी वजह से डिमांड को हम इंक्रीज़ कर सकें। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। सिर्फ और सिर्फ सी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो एकदम उल्टा बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द फिजिकल पॉलिसी इज़ लेस इफेक्टिव, यानी कि फिजिकल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी इन एन ओपन इकोनॉमी दैन इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। लेस इफेक्टिव होगी किसमें, ओपन इकोनॉमी में। क्लोज इकोनॉमी के कंपैरिजन में यहाँ ये लेस इफेक्टिव होगी ओपन इकोनॉमी में। तो ये तो करेक्ट है कि फिजिकल पॉलिसी, देखिए अगर ओपन इकोनॉमी है तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो जिसकी वजह से फिजिकल पॉलिसी लेस इफेक्टिव हो जाती है। जबकि क्लोज्ड इकोनॉमी में उतने सारे चैलेंजेस नहीं होते हैं, तो फिजिकल पॉलिसी वहाँ पे इफेक्टिव रहती है, लेकिन ओपन इकोनॉमी में वो लेस इफेक्टिव हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन अ ओपन इकोनॉमी इज़ लेस दैन द क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू ही कम हो जाए तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होने से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कम होना, फिर वो साइकिल चलता रहेगा कि अगर मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट हुआ हो तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में और इन्वेस्टमेंट लोग खुद से करें, उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो मल्टीप्लायर यहाँ पे ओपन इकोनॉमी में लेस हो जाती है, इसकी वजह से ही लेस रहती है और क्लोज इकोनॉमी के कंपैरिजन में। तो ये दोनों तो इंडिविजुअली सही हैं, अकेले अकेले हम इसको रीज़न सही इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि फिजिकल पॉलिसी का लेस इफेक्टिव होना ओपन इकोनॉमी में सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट लेस है, बहुत सारे और भी इफ़ेक्ट होते हैं। इसी वजह से ये इंडिविजुअली तो सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्बॉडीड टेक्निकल चेंजेस मॉडल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। तो इम्बॉडीड टेक्निकल चेंज मॉडल कॉब डगलर प्रोडक्शन फंक्शन पे बेस्ड होता है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें कि इम्बॉडीड टेक्निकल चेंजेस और डिसएम्बॉडीड टेक्निकल चेंजेस क्या होते हैं, तो इम्बॉडीड टेक्निकल चेंजेस में हम हर चीज़ को पूरे सबको न्यू बनाने की कोशिश करते हैं, मशीनरी को इस्टेब्लिश करना, न्यू चीज़ों को इस्टेब्लिश करना, तब जाके हमारे टेक्निकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन डिसएम्बॉडीड टेक्निकल चेंज में हम पुरानी चीज़ों को ही रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टेक्निकल चेंज इज न्यूट्रल इफ एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट द कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेन कांस्टेंट, द कंसेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो की हम बात करें तो ये कंसेप्ट हैरर ने अपने मॉडल में दिया है कि किस तरह से न्यूट्रल टेक्निकल चेंज है, जब हमारा टेक्निकल चेंज न्यूट्रल हो और कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट हो तो कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्निकल चेंज न्यूट्रल है इस वजह से। तो इसको हैरर ने अपने हैरर-डुमर मॉडल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारा एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल हैव बीन डेवलप्ड बाय। तो एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि एरो जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट दिया था, फिर रोमर इन्होंने लर्निंग बाय वॉचिंग दिया था, फिर लुकास।
तो ये तीनों जिन्होंने ह्यूमन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा वो करने के लिए दिया था, लेकिन ये जो सोलो हैं इन्होंने एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल दिया है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, बाकी के तीनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्डोर ग्रोथ मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। तो कैल्डोर के ग्रोथ मॉडल बहुत सारे अजम्पशन पे डिपेंडेंट है। तो कौन कौन से अजम्पशन है? आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट ओनली। तो ये कैल्डोर का अजम्पशन सही है कि आउटपुट जो है वेजेस और प्रॉफिट में ही कंसिस्ट होते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सही है। MPS एंड MPC आर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट नहीं होते हैं इसमें। और देयर इज़ अ लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी ग्रोथ मॉडल फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही डिस्कस की जाती है, लेस देन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कैल्डोर का अजम्पशन पे ये बेस्ड है, जो कि दोनों अजम्पशंस करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन कि इनोवेशन इज अ वन फील्ड रेयरली इंड्यूस्ड इनोवेशन इन रिलेटेड फील्ड। तो ये भी हमारा ये सही है। इनोवेशन इन वन फील्ड रेयरली, नो दिस इज रॉन्ग, इसमें रेयरली बोला है। मैं पता नहीं क्या सोचने लगी कि इनोवेशन इन वन फील्ड रेयरली नहीं, अगर किसी एक फील्ड में इनोवेशन होता है तो वो तो दूसरे फील्ड में और भी इनोवेशन करता है रिलेटेड फील्ड में। यहाँ पे रेयरली की वजह से ये असर्शन हमारा गलत हो गया था कि कभी कभार थोड़ी करता है। अगर किसी एक चीज़ में इनोवेशन हुआ है तो दूसरे चीज़ में भी इनोवेशन होगा ही होगा और हमेशा होगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन असर्शन गलत है। वंस एन इनोवेशन बिकम प्रॉफिटेबल अदर एंटरप्रेन्योर्स फॉलो इट इन अ स्वॉर्म लाइक अ क्लस्टर। तो जब इनोवेशन की बात आती है तो हमारे शुम्पिटर जी आ जाते हैं हमेशा। इनोवेशन का जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है वो शुम्पिटर के ही द्वारा दिया है, क्या है, किसी भी फील्ड में इनोवेशन हो तो शुम्पिटर कहते हैं कि अगर एक बार कोई भी इनोवेशन प्रॉफिटेबल हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। और ये एकदम स्वार्म लाइक क्लस्टर का मतलब होता है कि एकदम वो झुंड नुमा या गुच्छे नुमा हो जाता है कि सब लोग उसी को फॉलो करने लगे कि हाँ चलो। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मल चीज़ें देखें, जब हमारी सोसाइटी की ही अगर एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई एक लड़का सबसे स्टार्टिंग में बीकॉम करने गया तो सब झुंड में बीकॉम करने चले गए कि हाँ उसने बीकॉम किया तो उसको प्रॉफिट हुआ तो अब हम भी करेंगे। फिर उसके बाद वो फेल हो गया बाद में, लेकिन इसमें फेल नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट ही होगा इनोवेशन से। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर बीटेक की बारी आई तो बीटेक में अगर एक लड़के ने बहुत अच्छा पैकेज उठा लिया तो सब बीटेक ही कर रहे हैं कि वो भी प्रॉफिटेबल बनेंगे और लोग करते भी हैं। उसी तरह सेम चीज़ें बीएड में भी है। बीएड में भी एक किसी ने करके उसको जॉब मिल गई तो सब वही कर रहे हैं। तो इस तरह से एक क्लस्टर बनता जाता है तो, लेकिन वो प्रॉफिटेबल होता है इनोवेशन के उसमें। अभी इसमें तो सोसाइटी की वजह से थोड़ा दिक्कत चल रही है तो हम इस पे अभी नहीं जाते हैं। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। तो हमारा रीज़न तो सही है, असर्शन गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, ए सही हो जाएगा। हमें अब इसको अरेंज करना है इनके सिक्वेंशियल ऑर्डर में। तो प्रोडक्शन ऑफ अ आइडिया बाय अ रिसर्च, अगर हम देखें तो सबसे पहले एरो आए थे जो लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट लेके आए थे। तो एरो सबसे पहले आएंगे तो फर्स्ट नंबर पे एरो जाएंगे। तो सेकंड हमारा पहले होगा। सेकंड किस में पहले है? लास्ट में सेकंड ही पहले है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। उसके बाद लर्निंग बाय वॉचिंग, अभी मैं आपको यहाँ पे ऊपर बता रही थी लर्निंग बाय वॉचिंग, लर्निंग बाय इन्वेस्टिंग। तो रोमर ने लर्निंग बाय इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट दिया है। लर्निंग बाय वॉचिंग मुझे इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, जो एरो के जस्ट बाद आया है। उन्होंने लर्निंग बाय वॉचिंग का कंसेप्ट दिया और उसके बाद इन्वेस्टिंग और उसके बाद सबसे लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ आइडिया बाय अ रिसर्च। फिर ये लुकास वगैरह जब आए तब उन्होंने ये बाय रिसर्च के द्वारा प्रोडक्शन का आइडिया दिया था। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमें इसको मैच करना है इंक्रीजिंग आउटले ऑन अ एजुकेशन लीड ऑफ अ रैपिड ग्रोथ। अगर इंक्रीजिंग एजुकेशन में हम बहुत इंक्रीजिंग आउटले देते हैं तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत तीव्रता से बढ़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था
ये सुल्टाज, TW सुल्टाज एंड अदर, ये भी इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड है। स्प्रेड इफेक्ट, तो स्प्रेड इफेक्ट का कंसेप्ट दिया था ये गुरनार्ड मिडल ने। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 5 स्टेजेस जो है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, वो CP ब्लैकर ने दिया था। उसके पहले जो भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थे, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4 दिया था, लेकिन CP ब्लैकर ने 5 स्टेजेस की बात की थी। एंड विडोज कर्व ये कैल्डोर ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन अगर इसे मैच करें तो D ऑप्शन एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। एक सेकेंड, शायद पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारा D ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें मैच करना है कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम। तो कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम हमारा किससे मैच होगा? ये जॉन रॉबिन्सन ने दिया है कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम। एम्बॉडीड टेक्निकल चेंजेस, तो ये सोलो ने दिया है। इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, कार्ल मार्क्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP। तो इस तरह से जो हमारा मैच द फॉलोइंग एकदम करेक्ट हो रहा है, वो ऑप्शन नंबर D हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन है हमारा, डिपेंडेंस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज इज अ मेन कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मर। क्या जो डेवलप कंट्री हैं उनके लेस डेवलपमेंट कंट्री का डिपेंडेंस उनके ऊपर है, इसकी वजह से ही वो विकास का मुख्य कारण है, अल्प विकास का मुख्य कारण है। तो ये तो गलत है कि डिपेंडेंसी की वजह से ही अल्प विकास का मुख्य कारण नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा उस कंट्री के पास, या ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, क्या कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं, ना कि डिपेंडेंसी की वजह से वो अंडर डेवलपमेंट है। रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ हाईली अनइक्वल इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ रिच एंड पुअर कंट्री रिलेशनशिप। तो क्या गरीब और धनी देशों के संबंधों को अत्यधिक असमान अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास का कारण हुआ है? तो ये भी गलत है कि धनी गरीब देशों के संबंध के बीच में ये ऐसा रिच और ऐसा इवोल्यूशन नहीं हुआ है अनइक्वल इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट का, तो इसकी वजह से ही नहीं हुआ है। तो ये दोनों हमारे जो असर्शन एंड रीजनिंग है, ये दोनों ही गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रेलिवेंट ऑफ अ वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। तो वैगनर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अपनी कंटिन्यूस क्या करना चाहिए? एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए। वो चाहते थे कि इन जो एक्सपेंडिचर हो, देयर इज़ अ इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज बोथ इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली। वो चाहते थे कि टैक्स भले ही ज़्यादा लगे लोगों के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली दोनों ही तरीके से गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़नी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन C ही यहाँ पे सही है। स्टेप लाइक फैशन जो है ये वैगनर ने नहीं दिया था, पिकॉक एंड वाइसमैन हाइपोथेसिस ने दिया था। और इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर देन द गवर्नमेंट सेक्टर, तो ये भी बात नहीं की थी वैगनर ने स्टेट की एक्टिविटीज़ यानी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की बात की थी। तो हमारा ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ द टैक्स बॉर्न बाय द सेलर विल बी लार्जर, यानी कि जो शेयर है टैक्स, देखिए अगर इलास्टिक डिमांड सप्लाई इसकी बात करें, अगर डिमांड जो है हमारा डिमांड इलास्टिक होगा तो सेलर क्या करेगा? सेलर बियर ग्रेटर, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगर डिमांड इलास्टिक है तो सेलर ज़्यादा बियर करेगा। एक सेकेंड, मेरी पेन में कुछ फॉल्ट आ गया है, इसकी वजह से ये ऐसा चल रहा है। अब देखिए अगर सप्लाई इलास्टिक होगा तो बायर ज़्यादा ग्रेटर बियर करेगा। तो इसमें हमें बताना है द शेयर ऑफ टैक्सेस बॉर्न बाय द सेलर विल बी लार्जर। अगर जो सेलर है वो क्या कर रहा है? ज़्यादा टैक्स को पे कर रहा है, तो सेलर ग्रेटर टैक्स को पे कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जो डिमांड है वो इलास्टिक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज ग्रेटर इलास्टिक, तो इसीलिए C ही हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर बायर ज़्यादा ग्रेटर बॉर्न कर रहा है शेयर ऑफ टैक्सेस, तो इसका मतलब क्या है?
सप्लाई जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं सप्लाई इलास्टिक, बायर बियर ग्रेटर, डिमांड इलास्टिक, सेलर बियर ग्रेटर। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू इंक्लूड। तो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं कि कोई प्लान नहीं किया गया है लेकिन हमें उसको हमें करना ही है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये नॉन प्लान रेवेन्यू है, सब्सिडीज भी नॉन प्लान है, और लोन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज भी क्या है, ग्रांट इन एड भी वो है, लेकिन लोन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज नहीं है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इन द फॉर्म ऑफ। अगर भारत का संविधान केंद्र से राज्यों को साधनों का हस्तांतरण किस रूप में करने की व्यवस्था करता है, तो अगर हम देखें तो क्या वो टैक्स शेयरिंग करता है? तो हाँ, सेंट्रल जो है कुछ टैक्स शेयर करता है स्टेट के साथ, ताकि ये संविधान में भी मेंशन्ड है कि किस तरह से आपको सेंट्रल और स्टेट को प्रोवाइड करना है टैक्सेस। तो टैक्स शेयरिंग में भी करता है, तो ये हमारा ये सही है। लोन्स में भी करता है और ग्रांट इन एड में भी करता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसकी वजह से हमारे जो भारत का संविधान है उसमें केंद्र से राज्यों का संसाधन का हस्तांतरण इन तीनों के रूप में किया जाता है, जबकि इस चौथे के उसमें नहीं किया जाता। हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन इंडिया। तो हमें इसकी क्रोनोलॉजी बतानी है कि कौन सा टैक्स इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर हम सर्विस टैक्स की बात करें तो ये 1961 में किया गया था। फिर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की बात करें तो ये 2005 में किया गया था। एक्सपेंडिचर टैक्स की बात करें तो ये 1956 में किया गया था। ये मेरा पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो ये 1960 किसके अराउंड किया गया था, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है अभी मुझे। ये शायद पर्सनल इनकम ये 1961 में किया गया था। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करें तो सबसे पहला है वो है थर्ड। ये पर्सनल इनकम टैक्स सबसे पहले आया था, उसके बाद एक्सपेंडिचर टैक्स आया था। ये पर्सनल इनकम बहुत पहले का है, यानी कि ये 51 में लगाया गया था ये। तो ये पर्सनल इनकम, फिर एक्सपेंडिचर टैक्स और उसके बाद सर्विस टैक्स और सबसे लास्ट में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द टैक्सेस विच कैलडॉट प्रपोज्ड फॉर इंडिया इन 1956। अब देखिए कैलडॉट टैक्स ने ही एक्सपेंडिचर टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया था। तो हमें बताने कि कौन कौन से टैक्सेस को उन्होंने दिया था, उस टाइम प्रस्ताव रखा था। तो वो जो टैक्स हैं वो कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी बात किए थे, एनुअल टैक्स ऑन वेल्थ के भी बारे में बात किए थे, पर्सनल के भी टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में भी बात किए थे और गिफ्ट टैक्स के भी बारे में बात किए थे। तो इस तरह से उन्होंने ऑल ऑफ द एबव के बारे में बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं हम। According to the cost-based definition of dumping, dumping occurs when firms sell a product abroad at a price that is less than। तो dumping कब होती है? तो dumping तभी होती है कि जब कोई भी जो सेलर है अब्रॉड, जैसे कि अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना क्या करता है, अपनी कंट्री में जो हमारी कंट्री में जो बहुत कम रेट पे देता है, डंपिंग कर देता है अपने प्रोडक्ट्स की, मार्केट को कैप्चर करने के लिए। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट हम चाइना की अगर कंट्री में ख़रीदने जाएँ तो प्रोडक्ट हमारी कंट्री से महंगे मिलेंगे उनकी कंट्री में। उसको हम डंपिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि पूरे मार्केट को कैप्चर करने का चाइना काम करता है हमारे यहाँ डंपिंग करके। तो वो प्रोडक्ट जो है जो एट अ प्राइस दैट इज सेल लेस दैन, यानी कि जो डंपिंग करना है, व्हेन अ फर्म सेल अ प्रोडक्ट अब्रॉड, यानी अब्रॉड जब वो प्राइस एट अ प्राइस दैट इज, तो वो उस प्राइस पे वो डंप करेगा जिस पे जो एवरेज टोटल कॉस्ट हो, एवरेज टोटल कॉस्ट से भी कम प्राइस पे वो अब्रॉड में बेचेगा। तो उसको हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। एक सेकेंड, मेरा ये पेन काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है मुझे, सॉरी।
एक सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है और हम लास्ट यही आज का क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पता नहीं क्यों। कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि किसमें क्या क्या है। तो मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन आर अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टैरिफ टू ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज़। क्या मेंबर कंट्रीज़ के अमंग मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस किए जाते हैं?